Today we'll start a new chapter, that is chapter 4, Structure of Atom. Now in the previous chapter, that is chapter 3, we have discussed about atoms and molecules. We know that atoms are the very small entity and these are the smallest unit of matter. Now scientists wanted to know what an atom looks like, कि एटम कैसा दिखता है. अब उसके बारे में ये बात थोड़ी बहुत तो सबको पता थी कि एटम स्फेरिकल होते हैं, हार्ड स्फेयर्स की फॉर्म में होते हैं और बहुत स्मॉल साइज्ड होते हैं क्योंकि वो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते. दैट मीन्स एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. फिर भी साइंटिस्ट वांटेड टू नो कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल या क्या क्या होता है, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इन सब के बारे में साइंटिस्ट जानना चाहते थे, है ना. फॉर दैट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या दिया, मॉडल्स ऑफ एटम, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम. तो इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट टॉपिक इज various models of atom. Model means how an atom look like, यानी कोई साइंटिस्ट कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स या थियोरेटिकल अजम्पशंस के बेसिस पर ये एक्सप्लेन करता था कि कोई एटम का स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है. उसको हम बोलते हैं मॉडल्स ऑफ एटम. सो द फर्स्ट मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन. That's why it is called as Thomson's model of atom. Now, according to Thomson, an atom consists of uniform sphere of positive charge. एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एक एटम एक हार्ड स्फेयर है, स्फेरिकल शेप में है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरीवेयर, है ना. एंड थॉमसन ने ही एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर जो भी पार्टिकल मिलेगा उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल. सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन. और उस इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन. अब थॉमसन ने देखा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है. एटम ना तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना ही नेगेटिवली चार्ज्ड है. एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है. अगर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना. तो दैट्स व्हाई ही सेड कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसमें बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, है ना. बट उनकी अरेंजमेंट इस तरह से है दैट टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है. सो what were the points of J.J. Thomson's model of atom? An atom consists of uniform sphere of positive charge. An atom consists of uniform sphere of positive charge. यानी एक एटम यूनिफॉर्म स्फेयर है, यानी एक स्फेयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट इज इन एन एटम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हर जगह पर इक्वली पॉजिटिव चार्ज
फैला हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज भी होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा ना। उसने देखा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। सो electrons are embedded in between that positive charge। उस positive charge में बीच बीच में electrons embedded होते हैं, but the total positive charge is equals to total negative charge। जितना positive charge होता है उतना ही negative charge भी होता है। The third point says that the total positive charge is equal to the total negative charge। लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। That's why so an atom is electrically neutral। तो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। तो मेन अचीवमेंट्स यू कैन से थॉमसन की क्या थी? एक तो उसने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करा कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, मेकिंग द नेट चार्ज जीरो। एंड सेकेंडली ही डिस्कवर्ड अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब एटम के अंदर भी कुछ होता है, कुछ तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। पहला पार्टिकल हमारे को, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे को पता चला, एंड दैट फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, है ना। ही कंपेयर्ड द मॉडल ऑफ एटम विद वाटरमेलन और प्लम पुडिंग। उसने एटम के मॉडल को कंपेयर किया। पहले देखते हैं वाटरमेलन, है ना। जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में अंदर ये सारा रेड पार्ट होता है जो ईटेबल पार्ट होता है, जिसे हम खाते हैं, पूरा इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो रेड पार्ट, है ना। दैट इज यू कैन से कि जैसे वाटरमेलन में सारा रेड पार्ट ईटेबल पार्ट होता है, ऐसे ही एटम के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे वाटरमेलन में बीच बीच में सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऐसे ही एटम के अंदर बीच बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ही कंपेयर्ड द मॉडल ऑफ एटम विद द वाटरमेलन। वाटरमेलन में जितना ये रेड पार्ट है, ईटेबल पार्ट है जिसको हम खाते हैं, यहाँ पर हो गया वो पॉजिटिव चार्ज। जैसे वाटरमेलन में वो रेड पार्ट यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल वैसे ही यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि वाटरमेलन में बीच बीच में बहुत सारे सीड्स होते हैं, उसी तरह से एटम के अंदर बीच बीच में क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। सो ही कंपेयर्ड द मॉडल ऑफ एटम विद द वाटरमेलन। और प्लम पुडिंग, पुडिंग होता है ना, लाइक केक, है ना, उसके ऊपर कुछ चेरीज लगा देते हैं या नट्स डाल देते हैं, है ना। तो जो पुडिंग है, जो केक है, उसका जो क्रीमी पोर्शन है वो हो गया सारा पॉजिटिव चार्ज, और उसके ऊपर चेरी या नट्स या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल दिया, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो ही कंपेयर्ड द मॉडल ऑफ एटम, ही कंपेयर्ड द मॉडल ऑफ एटम विद वाटरमेलन और प्लम पुडिंग, ठीक है ना। पुडिंग से उसने कंपेयर करा, इसलिए थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। दैट्स वाई थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ
एटम, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, बिकॉज थॉमसन ने दिया था एंड थॉमसन कंपेयर्ड द मॉडल ऑफ एटम विद द पुडिंग, केक, है ना, और वाटरमेलन। एटम का मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स भी थी उसकी कि उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स associated with the Thomson's model of atom. First of all, थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तो यस, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो उसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही करी, उसके पीछे एक पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट था जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम में उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे तो था, बट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मॉडल ऑफ एटम, एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यानी प्रूफ नहीं था, जिस बेसिस पे, मतलब इट वाज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल हिज अजम्पशन कि ठीक है एटम इस तरह से अरेंज होगा, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इस तरह से अरेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होगा, एंड दैट्स इट। देयर वाज नो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर दैट। एंड द सेकेंड थिंग, आफ्टर दैट ऑब्वियसली अगर एक साइंटिस्ट ने कोई प्रॉपरली अपनी एक्सपेरिमेंट्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो बाकी साइंटिस्ट तो बैठे नहीं रहेंगे, वो भी अपनी स्टडीज कर रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम्स रदरफोर्ड एंड उसके 2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एटम की स्टडी को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब जब उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सामने आए, ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो थॉमसन से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ। सो थॉमसन वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड और उसके 2 स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो रिजल्ट्स आई, उसको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना चाहिए ना थॉमसन को कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट, वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो अल्टीमेटली फिर थॉमसन्स मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन। limitations यानी reasons of failure, limitations of Thomson's model of atom। Thomson's model of atom fail क्यों हो गया? First of all, there was no experimental evidence for थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए तो उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था, बट मॉडल, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एज सच उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यानी एविडेंस नहीं था अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। सेकेंडली, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन the results of Rutherford's alpha ray scattering experiment। जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दिस इज द सिंबल ऑफ अल्फा, इसको प्रोनाउंस करते हैं अल्फा। ये ग्रीक लेटर होता है, जैसे हम ए लिखते हैं ऐसे ही वो अल्फा लिखते हैं। ओके, सो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था थॉमसन। दैट वाज अनदर मेजर रीजन फॉर हिज फेलियर। थॉमसन्स मॉडल तो फेल हो गया था, है ना, तो वी शुड बी क्यूरियस टू नो कि आफ्टर ऑल कि क्या। नाउ बिकॉज थॉमसन्स मॉडल फेल हो गया था, तो अब हमें जानना चाहिए कि एक्चुअली अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, यानी रदरफोर्ड ने कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पर वो अपना मॉडल ऑफ एटम दे पाया, है ना। तो रदरफोर्ड्स
अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ पहले मैं इसको थोड़ा सा सुपरफिशियली बताऊंगी, ठीक है, फिर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर उसके बाद मैं डीपली आपको समझाऊंगी, क्योंकि सडनली मैं अगर बिल्कुल डीप एक्सपेरिमेंटल थिंग्स आपको बताऊंगी तो एकदम से आपको क्लियर नहीं होंगी वो। ओके, व्हाट ही डिड, उसने एक थिन गोल्ड फॉयल ली, यू नो, एक थिन गोल्ड फॉयल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। मैं इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ। मान लो ये उसके अंदर बहुत सारे एटम्स है ना। तो उसने एक क्या ली, वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉयल। उस थिन गोल्ड फॉयल में बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। नाउ व्हाट ही डिड, ही पास्ड अल्फा रेज। अल्फा रेज यानी रेज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की जो रेज होती है, मान लो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज एक ही लाइन में मूव हो रहे होंगे तो ये रे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रे, दैट रे ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज्ड रे को क्या बोलते हैं? अल्फा रे। सो व्हाट ही डिड, उसने क्या करा, अब मैं इसी एक एटम को बड़ा करके दिखा रही हूँ और हम थोड़ा सा अज्यूम करते हैं कि क्या हो सकता है एटम के अंदर, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे उसने क्या करा, बहुत सारी अल्फा रेज, क्या करा, बहुत सारी अल्फा रेज इस एटम, यानी गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो मतलब अभी हम अपने समझने के लिए सिर्फ एक एटम को शो कर रहे हैं। तो अल्फा रेज को एटम से पास करवाया, है ना। व्हाट ही ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज कैसी चली गई? स्ट्रेट, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कैसी चली गई? बिल्कुल सीधी, उनमें कोई डिफ्लेक्शन हुई ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ रेज स्मॉल एंगल पर भी डेविएट हुई, कुछ रेज थोड़ी और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा, कुछ और रेज और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई, एंड 20,000 रेज में से कोई एक रे ऐसी भी थी जो बाउंस बैक हो गई, यानी कि 180 डिग्री डिफ्लेक्ट बैक हो गई, 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व कि उसने जो गोल्ड फॉयल लिया, उस गोल्ड फॉयल में बहुत सारे एटम्स थे, और उन एटम्स के थ्रू जब उसने अल्फा रेज पास करी, बहुत सारी अल्फा रेज पास करी, एक्चुअली व्हाट ही ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज स्ट्रेट चली गई विदाउट एनी डेविएशन, उनमें जरा सी भी डेविएशन नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट अपने पाथ पर चली गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी रेज ही स्ट्रेट चली गई, कुछ रेज स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई। जैसा मैं आपको बता रही थी कि अगर कोई रे डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिपल्जन मिली है, ऑब्वियसली, तभी वो रिपेल होकर अपने पाथ से क्या हो गई? डेविएट हो गई। कुछ रेज बहुत ज़्यादा डेविएट हुई, इसका मतलब उनको रिपल्जन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मिली थी। और कोई 20,000 में से एक रे ऐसी भी थी जो बिल्कुल 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, यानी वापस चली गई अपने ओरिजिनल पाथ पर। यानी कि जो अल्फा रेज हैं उनको सबको इक्वल रिपल्जन एक्सपीरियंस नहीं होती। कईयों को तो बिल्कुल ही रिपल्जन एक्सपीरियंस नहीं हुई, कईयों को थोड़ी सी रिपल्जन हुई, कईयों को थोड़ी सी ज़्यादा हुई, और कोई कोई रेज ऐसी थी जिसको रिपल्जन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ी। दैट वॉज द मेन पॉइंट जहाँ पर थॉमसन फेल हुआ था। क्यों? क्योंकि थॉमसन ने तो ये कहा था ना कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल है। अगर हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता तो हर जगह पर रिपल्जन कैसी होनी चाहिए थी? इक्वल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर भी है और रेस के अंदर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, लेकिन अगर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह इक्वल होता तो हर जगह रिपल्जन कैसी मिलनी चाहिए थी, इक्वल। बट अल्फा रेस को रिफ्लेक्शन हर जगह इक्वल नहीं मिली। दैट वाज द रीजन कि थॉमसन्स मॉडल फेल हो गया। यही वो रीजन था जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि थॉमसन रदरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आए थे उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दैट वाज द रिजल्ट जिसको थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नाउ यू मस्ट बी एबल टू रिलेट the experimental evidences and the Thomson's model, that what was the reason behind the failure of Thomson's model of atom after this experiment, है ना? So what were the observations of Rutherford's alpha ray scattering experiment? Most of the alpha rays passed straight through the gold foil without any deflection. Most of the alpha rays बिल्कुल straight चली गई gold foil से, यानी कि without any deflection. Few alpha rays deflected at small angle. कुछ अल्फा रेज थी जो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट बैक हो गई थी। वेरी फ्यू अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, और बहुत कम, और भी कम कुछ अल्फा रेज ऐसी थी जो लार्ज एंगल पर भी डेविएट हुई थी। एंड 1 out of 20,000 रेज, ऑलमोस्ट 20,000 रेज में से कोई एक रे क्या हो गई थी, डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री, दैट इज बाउंस्ड बैक। 20,000 में से कोई एक रे ऐसी भी थी जो 180 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, यानी कि बाउंस बैक हो गई थी, है ना? बहुत सारी अल्फा रेज स्ट्रेट चली गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कुछ अल्फा रेज स्मॉल एंगल पे डेविएट हुई, कुछ अल्फा रेज लार्ज एंगल पर डेविएट हुई, एंड 20,000 में से कोई एक रे ऐसी भी थी जो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट बैक हो गई थी। दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच वर परफॉर्म्ड बाय Rutherford and his two students.